तो पिछली वीडियो में हमने ये क्लासिफिकेशन देखनी शुरू की थी एंटी एपिलेप्टिक की। तो एंटी एपिलेप्टिक में ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया था कि क्लासीफाई हमने किया कैसे है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अगली वाली वीडियोस की क्लासिफिकेशन में ड्रग्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल। हमने बोला था ना 3 चैनल्स का रोल है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का। ठीक है, क्योंकि एपिलेप्सी में क्या है, डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो रही है, स्टिमुलेशन ज़्यादा आ रहा है और वो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम चैनल की वजह से भी डीपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम की वजह से भी, पोटेशियम का हम आगे बात करेंगे क्योंकि इसका ई फ्लक्स होता है और इन दोनों का इनफ्लक्स होता है ना। तो सोडियम ज़्यादा अंदर आ रहा है और कैल्शियम ज़्यादा अंदर आ रहा है, जिस वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगी, तो हम इनको ब्लॉक कर देते हैं इन चैनल्स को। तो ड्रग्स विच इनहिबिट वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स, अब इनके जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं सोडियम और कैल्शियम के, उनको ब्लॉक कर देंगी। तो ये हमारे सोडियम चैनल और हमारे कैल्शियम चैनल अगर ब्लॉक हो गए तो इनका इन्फ्लक्स नहीं होगा, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए और जिस पे क्वेश्चन आता है वो है हमारी फिनेटोइन। फिनेटोइन पे क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें ये तो पता ही होनी चाहिए। इसकी टॉक्सिसिटी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर वैल्पोरेट होगी, इस पे क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर इन दोनों ड्रग्स पे क्वेश्चन आता है। कार्बामाज़ेपिन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम ऐसे कार्बामाज़ेपिन भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 ड्रग्स होगी जो तुम्हें पूरी याद होनी ही चाहिए। और इसके अलावा कौन सी है, और इसके अलावा हमारे पास अब है, ये तीनों तो होगी, फिनोटोइन होगी, कार्बामाज़ेपिन होगी और वैल्पोरेट होगी। फिर हमारे पास अमाइड है, 3 अमाइड है हमारे पास, लैकोजामाइड, जोनिसामाइड और रुफिनामाइड। ठीक है, ये 3 अमाइड्स जो हैं हमें याद होना चाहिए, लोकेजामाइड, जोनिसामाइड और रुफिनामाइड। ठीक है, ये हो गए हमारे। उसके बाद हमारे हैं, एक हमें ये लेमोट्रिजिन याद रखना है और फिर हमें रखना है टोपिरामाइड। ऐसे याद रखो, पहले फिनेटोइन और वैल्पोरेट, ये तो तुम अलग से जब ड्रग्स पढ़ोगे तो वैसे नाम याद हो जाएंगे, और कार्बामाज़ेपिन। ठीक है, उसके बाद हमारे 3 अमाइड्स हैं, लोकोजामाइड, जोनिसामाइड और रुफिनामाइड। ठीक है, फिर लेमोट्रिजिन और टोपिरामाइड। ठीक है, ये सोडियम और कैल्शियम वाले हो गए। उसके बाद हमने बात की थी कि गाबा के एक्शन को बढ़ा देता है। गाबा अब हमारा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसमें एक्साइटेशन जो है हमारी ज़्यादा हुई है, तो हमने इनहिबिशन करानी है, तो हमने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारा है गाबा, हमने गाबा को बढ़ा दिया। तो गाबा को बढ़ा दिया, ये पॉइंट तुमने याद रखना है। अब गाबा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की हमने, बेंजोडाइज़ेपिन्स की है। इसमें हमने कौन कौन से होते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स के, अभी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, क्लोराज़ेपाम वगैरह, ये हमने सारी कवर किए थे। फिर हमने बारबिटोएट्स भी कवर किए थे, फिनोबारबिटोल, पेंटोबारबिटोल, ब्यूटोबारबिटोल्स वगैरह। तो हम बारबिटोएट्स ले सकते हैं और बेंजोडाइज़ेपिन ले सकते हैं। ठीक है, बारबिटोएट में से भी फिनोबारबिटोल। अब ये क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो जो हमारा ये गाबा रिसेप्टर है उसको ये क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, तो गाबा ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो गाबा ज़्यादा जो हमारे गाबा के रिसेप्टर है उन पे एक्ट करके उन्हें स्टिमुलेट करेंगे कि तुम ज़्यादा एक्ट करो। तो गाबा अगर थोड़ा भी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गाबा पकड़ेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, हमने एक किया फिनोबारबिटोन कर लिया और एक हमने कर लिया बेंजोडाइज़ेपिन। उसके बाद हमारा क्या है आगे, इनहिबिट करते हैं वीगाबार्टिन, वीगाबैट्रिन क्या करता है, गाबा ट्रांसएमिनेज को इनहिबिट करता है। गाबा ट्रांसएमिनेज क्या है, जिसने गाबा को तोड़ देना था, गाबा टूट जाना था, तो उसका एक्शन ख़त्म हो जाना था, तो गाबा ट्रांसएमिनेज ने उसे तोड़ना था, तो हमने उसको नेगेटिवली स्टिमुलेट कर दिया, उसको इनहिबिट कर दिया कि ना टूटे। तो वो कौन करता है, वीगाबार्टिन। ठीक है, ये चीज़ होगी वीगाबार्टिन। उसके बाद हमारा है, अब गाबा यहाँ से रिलीज़ हुआ बहुत सारा, ठीक है, और उसने प्री सिनेप्टिकली रिलीज़ हुआ, पोस्ट सिनेप्टिकली जाके
काम करना है, तो कुछ जो है हमारा रीअपटेक भी हो जाता है जिससे उसका एक्शन ख़त्म हो जाता है। तो हम गाबा की रीअपटेक को भी इनहिबिट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा यहाँ पे रहे, ताकि वो यहाँ पे ज़्यादा बाइंड हो सके। ठीक है, तो ये कौन करता है, टिकाबीन और वेलपोरेट। ठीक है, टिकाबीन और वेलपोरेट। वेलपोरेट याद रखना, हमें भी हमने सोडियम में भी पढ़ी थी। इसका मल्टीपल एक्शन होता है, कैल्शियम के थ्रू भी कर रहा है, अब हो गया गाबा के थ्रू भी कर रहा है, 3 हो गया, अभी आगे एक और आएगा। ठीक है, तो वीगाबार्टिन हो गया, वीगाबार्टिन गाबा ट्रांसएमिनेस पे करता है, टिकाबीन गाबा के रीअपटेक को करता है, और वेलपोरेट हो गया। ठीक है, वेलपोरेट के 2 एक्शन है, एक तो ये रीअपटेक नहीं होने देता, दूसरा ये क्या है, ग्लूटामेट एसिड डीकार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है। तो ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज क्या है, ग्लूटामेट से गाबा बनाने में हेल्प करता है, तो ये इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ गया स्टेरीपेंटोल। स्टेरीपेंटोल भी जो हमारा है उसका बारबिट्रेट लाइक इफेक्ट होता है, तो ये तुमने याद रखनी है। कौन सी होगी, बेंजोडाइजेपिन और फिनोबार्बिटोल। फिर हमारी होगी वेलपोरेट, होगी वेलपोरेट में हमारी गाबा को इनहिबिट करती है और ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करती है, वीगाबार्टिन और टिकाबीन। ठीक है, और फिर हमारा होगी स्टेरपेंटोल, ये गाबा की होगी। अब आगे चलते हैं, आगे हमारी है ड्रग्स जो टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, जो हमारे टी टाइप करती है। ऊपर पहले हमने नॉर्मल कैल्शियम भी पढ़ा था, ये हम टी टाइप की बात कर रहे हैं, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली कहाँ पे ये फीचर यूज़ होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तुमने याद रखना कि ये एब्सेंस सीजर में होता है हमारा टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। ठीक है, अब इसमें ड्रग्स हमारी कौन सी आ जाती है, इथोसुक्सामाइड और वेल्प्रिक एसिड। ये एक और आ गई ना टी टाइप कैल्शियम चैनल के साथ, इसका सोडियम चैनल पे काम था, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम पे था, और हमारा टी टाइप कैल्शियम पे भी आ गया, और एक हमने गाबा से भी पढ़ लिया। तो वेल्प्रिक एसिड इसलिए इम्पोर्टेंट, देखो तुम्हें मैकेनिज्म भी याद होगी और तुम्हें क्लासिफिकेशन भी याद होगी। ठीक है, इथोसुक्सामाइड और वेल्प्रिक एसिड। ठीक है, फिर आ गया पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाली कौन सी है, रिटागिबिन और इजोगिबिन। तो वेल्प्रिक एसिड और इथोसुक्सामाइड वहाँ तो तुम अब याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही ड्रग्स है एब्सेंस सीजर्स के लिए, इथोसुक्सामाइड और वेल्प्रिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद आ गई पोटेशियम चैनल को खोलने वाली, वो कौन सी है, रिटिकाबिन और इजोगिबिन। रिटिकाबिन और इजोगिबिन। ठीक है, ये हमारे पोटेशियम चैनल ओपनर आ गई, रिटिकाबिन और इजोगिबिन। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी भी बात की थी सिनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन की, कि जो हमारा यहाँ पे वेसिकल बना उसने यहाँ पे पहले बाइंड करना और फिर जाके हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट या गाबा रिलीज़ होगा, है ना। तो अब हमने क्या करना है, जो ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसने जब यहाँ बाइंड करके रिलीज़ होना है तो एपिलेप्सी हो सकती है बंदे को, हमने उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करा देना है ताकि वो बाइंड ही ना हो और रिलीज़ ही ना हो। तो यहाँ पे जैसे एक प्रोटीन होती है SV2A प्रोटीन, जो वेसिकल जो बनते हैं ग्लूटामेट जिसके अंदर है उसको बाइंड कराते हैं, उसके बाद जब वो बाइंड हो जाता है तो रिलीज़ होती है। तो जो हमारी सिनेप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन है उसको बाइंड करके ब्लॉक कर देती है कि वहाँ पे ना हो ड्रग्स बाइंडिंग सिनेप्टिक वेस्कुलर प्रोटीन। तो इसमें कौन सी है, लीविट्रिएसिटम। ये याद रखना क्योंकि ये एक लौती ड्रग है जिसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग सी है। लीविट्रिएसिटम, इसने क्या किया, उसको बाइंड नहीं करने दिया वेसिकल को, और वेसिकल हमारी स्क्रीट नहीं हो पाई, उसमें से कंटेंट नहीं निकल पाया, लीविट्रिएसिटम। ठीक है, तो ये हम थोड़ा ड्रग ड्राइवर्स में ध्यान से देते हैं क्योंकि इसमें सिडेशन होता है। उसके बाद आ गई हमारी न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स जो ब्लॉक करते हैं। अब क्या होता है, कुछ न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे इनकाफ्लिन, एंडोर्फिन्स, डिनॉर्फिन्स,
ये हमारे सारे फैक्टर्स एंडोजीनस फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंक्रीज़ करते हैं स्टिमुलस को, मतलब हमारे ये भी डीपोलराइजेशन कराते हैं। तो हम इनको भी ब्लॉक कर देते हैं। इनको कौन ब्लॉक कर रहा है? बेसिकली CRMP2 को कर रहे हैं। वो कौन सा कर रहा है? लोकेजामाइड। तो ये भी तुमने याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा आ गया ग्लूटामेट के एक्शन को घटाना। तो ग्लूटामेट भी जब हमारा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, तो हमें एपिलेप्सी हुई थी। तो उसको ग्लूटामेट को कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स कर रहे हैं? ग्लूटामेट के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक NMDA, एक AMPA। अब यहाँ पे तो देखो वैल्प्रोइक एसिड फिर से आ गया। तो वैल्प्रोइक एसिड हमने सोडियम में भी पढ़ा, कैल्शियम में वोल्टेज वाले में भी पढ़ा और टी वाले में भी पढ़ा, गाबा में भी पढ़ा हमने, और हमने ग्लूटामेट में भी पढ़ लिया। तो इसका मल्टीपल एक्शन है। तो अगर तुम्हें वैल्प्रोएट पर नोट आया, अभी हमने वैल्प्रोएट करा भी नहीं है, तो इतने से तुम बना सकते होगे मेरे ख्याल से आधा आंसर आधे पेज का, ठीक। ये हो गया। उसके बाद वैल्प्रोएट हो गया। वैल्प्रोएट के बाद आगे हमारी कौन सी और है? फेल्बमेट। अब इसमें ध्यान रखो, यहाँ पे मेट वाली हैं 2, फेल्बमेट, टोपिरामेट। टोपिरामेट हमने पहले भी पढ़ी है, कहीं कहाँ पढ़ी है याद करो, सोडियम चैनल में पढ़ी थी, ठीक है। लेमोट्रिजिन पे हमने सोडियम में पढ़ी थी। फिर आ गई पिरम्पैनल, ठीक है। तो फेल्बमेट, टोपिरामेट और लेमोट्रिजिन और पिरम्पैनल, ठीक है। अब फेल्बमेट और टोपिरामेट, M के बाद N आता है, ठीक है। M के बाद N आता है, ठीक है। तो फेल्बमेट हमारी NMD रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो ये ध्यान रखना है। फिर टोपिरामेट और लेमोट्रिजिन और पिरम्पैनल। तो ये हमारी होगी एंटी एपिलेप्टिक की क्लासिफिकेशन। तो इसको एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं, क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर 10 नंबर का क्वेश्चन तो मैं आएगा ही, ठीक है। ये ग्लूटामेट वाली नर्व्स बना दी, जिसमें से ग्लूटामेट जो है तुम्हारा रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये ग्लूटामेट वाली होगी, ये हमारी गाबा वाली होगी, और यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जहाँ पे लगी तो एक्शन होगा। तो सबसे पहले कि अगर सोडियम चैनल ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड सोडियम चैनल अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं, गाबा में तो करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। तो सोडियम चैनल ग्लूटामेट वाले अगर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी। ऐसे कैल्शियम अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी। अगर डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो एपिलेप्सी ज़्यादा होगी। तो इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स थी? हमारी थी फिनोटोइन थी, कार्बामाज़ेपिन थी, वैल्प्रोएट थी, फिर 3 अमाइड्स थे, लोकोजामाइड, जोनेसामाइड, और तीसरा अमाइड था रुफिनामाइड, ठीक है। और उसके बाद हमारी थी 2 ड्रग्स और थी, लेमोट्रिजिन और टोपिरामाइड, ठीक है। ये हमारी होगी सोडियम और कैल्शियम चैनल वाली। उसके बाद हमारी आती है आगे, फिर हमने उसके बाद किया था गाबा। अगर हम गाबा का एक्शन बढ़ा दें, तो गाबा का एक्शन हमने क्या किया था, यहाँ तो हम गाबा का जो है वो बनाए ज़्यादा। तो गाबा हमने बोला था ना ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज से बनता है, और उसकी एक्टिविटी हमने ज़्यादा कर दी। तो ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज काम किस पे करता है? ग्लूटामेट पे। तो जब वो ग्लूटामेट पे एक्ट करता है, ग्लूटामेट से गाबा बनाता है, तो उसके लिए उसको ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज चाहिए। तो ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज उसे बना रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पॉजिटिव इफेक्ट है, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गीबापेंटीन और प्रीगाबैटिन हमने शायद पिछली वीडियो टॉपिक में नहीं बोली थी, तो ये दोनों भी याद रखना, ठीक है। ये हमारी होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं ग्लूटामेट पे। अब ग्लूटामेट के 2 रिसेप्टर थे, NMDA और AMPA, ठीक है। तो इनको हमने बोला था कि इन रिसेप्टर्स के साथ कुछ कर दे, तो हमारी होगी फेल्बामेट। फिर हमने एक और मेट करी थी, कौन सी थी मुझे याद नहीं, अब तुम बताना। फेल्बामेट और दूसरी कौन सी थी? टोपिरामेट, ठीक है। तो ये दोनों AMPA पे, टोपिरामेट तो हमारा AMPA पे करता था, तो ये तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कर ली फेल्बामेट, ये जो NMDA रिसेप्टर पे काम करती है, पर अब ये यूज़ नहीं होती क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिक है, ठीक है। AMPA पे कौन कौन सी है हमारी? टोपिरामेट,
लेमोट्रिजीन और पैरम्पेनल। तो ये याद रखना, टोपिरामेट, लोमेट्रिजीन और पैरम्पेनल, ठीक है। और यहाँ पे फेल्बामेट थी। उसके बाद हमारी आ गई गाबा वाली, हमने कर ली, जो गाबा रिसेप्टर पर डायरेक्टली काम करती थी, वो थी बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिट्रेट्स। उसके बाद आगे हमारे जो वेसिकल पे काम करती थी वो थी लेवेटिनोसिस्टम। तो ये हमारी होगी एंटी एपिलेप्टिक की क्लासिफिकेशन। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब अगली क्लासिफिकेशन हम करेंगे एंटी पार्किनिज़म्स की। एंटी पार्किनिज़म ड्रग्स बेसिकली हमारी क्या करती हैं? एंटी पार्किनिज़म से पहले तुम समझो पार्किनिज़म में होता क्या है। जो हमारी पार्किनिज़म है, पार्किनिज़म में जो हमारा डोपामीन है, पार्किनिज़म में हमारा जो डोपामीन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, डोपामीन और एसिटाइलकोलिन हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर ये कम हुआ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तुमने ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से दो सिस्टम की ड्रग्स होंगी यहाँ पे। एक हमारी होगी ड्रग्स इफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। तो ड्रग्स जो डोपामिन वाले सिस्टम पे काम कर रही है, ड्रग्स इफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। दूसरी हमारी ड्रग्स इफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ये चीज़ होगी। अगर तुम्हें ये पॉइंट पता होगा कि डोपामीन और एसिटाइलकोलिन हैंड इन हैंड काम करते हैं, तो तुम ये क्लासिफिकेशन सोच पाओगे। अब हमारा पार्किनिज़म में हुआ क्या है कि डोपामीन कम हो गया। तो डोपामीन कम हुआ है, हमने क्या करना है, डोपामीन ज़्यादा करना है। तो हम क्या करेंगे, डोपामीन बढ़ाने के लिए डोपामीन के प्रिकर्सर्स देंगे। प्रिकर्सर्स मतलब कि जिससे डोपामीन जाके ब्रेन में बने। अब हम बॉडी में सीधा डोपामीन क्यों नहीं दे सकते, तुमने ये नहीं पूछा। क्योंकि अगर हम सीधा देंगे तो हमें एक्शन चाहिए ब्रेन पे, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है डोपामीन। तो इसलिए हम उसके प्रिकर्सर दे रहे हैं, जैसे लीवोडोपा, जिसको हम बोलते हैं एल डोपा। तो एल डोपा क्या करता है, ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करता है और वहाँ पे जाके अपना एक्शन करता है, डोपामीन में कन्वर्ट हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुमने याद रखना है लीवोडोपा, ठीक है। उसके बाद आ गया डोपामीन एगोनिस्ट, मतलब डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे, तो वो भी डोपामीन बढ़ाएंगे। तो उसमें कौन कौन सा है, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनरोल और पैराम्पेक्सोल। तो तुमने ये 3 याद रखने हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनरोल और ब्रोमीपेक्सोल। ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोपिनरोल और पैराम्पेक्सोल। तो ये तुमने 3 याद रखने हैं। उसके बाद हमने किया COMT इनहिबिटर्स और MAO इनहिबिटर्स। अब COMT और मोनोमीन ऑक्सीजनेज का क्या काम है, जो कैटेकिल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज होता है, ये क्या करता है, डोपामीन जो बना हुआ होता है उसको तोड़ के दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। सेम ये भी यही करता है, इसको तोड़ता है किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। अगर तो टूट गया तो इसका एक्शन तो कम हो जाएगा। तो अब इनके इनहिबिटर्स हम दे देते हैं। इनके इनहिबिटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इंटैकोपोन और टोल्कापोन, ठीक है। इंटैकोपोन और टोल्कापोन, ये हो गया। मोनोमीन इनहिबिटर्स कौन से हैं, सैलिजिलीन और रेसिजिलीन। सैलिजिलीन और रेसिजिलीन, ये दोनों हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद आ गया पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है रीजनिंग एल डोपा को कार्बिडोपा से क्यों कंबाइन करते हैं। इसका रीज़न अगर तुम चाहते हो तो मैं अलग वीडियो पर डाल दूँगी, नहीं तो यहाँ लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का क्या मतलब है। अब देखो, डोपामीन हमारा जो है वो एल डोपा के थ्रू दे रहे हैं और उसने डोपामीन में कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए तुम्हें चाहिए डीकार्बोक्सिलेज, जिसने उसको डोपामीन बनाना है। तो ये डीकार्बोक्सिलेज ब्रेन में भी है और पेरिफेरल में भी है। तो तुम जो एल डोपा दे रहे हो उसने बॉडी में भी रहना है, फिर ब्रेन में जाना है। तो जब वो पेरिफेरी में है तब वो कार्बिडोपा में चेंज हो जाता है और फिर वो ब्रेन में जाता है, तो वहाँ
कम बचता है एक्शन करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दे देते हैं कि पेरिफेरी में वो टूटे ही ना एल डोपा। तो यही इसका रीज़न है, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसका रीज़न मैंने तुम्हें इसी वीडियो में बता दिया। फिर कि लीविडोपा और कार्बिडोपा क्यों कंबाइन हुए, या लीविडोपा या बेंजाज़ाइरेट क्या हुआ, उन्होंने पेरिफेरी में कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर दिया, तो सारा का सारा जो हमारा प्रिकर्सर था वो वहाँ पे गया ब्रेन में, कार्बिडोपा और बेंजाज़ाइरेट, ठीक है। उसके बाद आ गया ग्लूटामेट एगोनिस्ट। तो हमने देखा था कि ग्लूटामेट जो है वो डोपामीन के लेवल को फैसिलिटेट करता है। तो हमें डोपामीन कम था, उसको बढ़ाना था, तो हमने इनडायरेक्टली ग्लूटामेट को बढ़ा दिया। तो उसमें कौन है, इमेनेट्रिडीन एंटीवायरल ड्रग है जो हमने देखा कि यूज़फुल हो रही है पार्किंसनिज्म में, इमेनेट्रिडीन। तो ये ओके। तो ब्रेन में कौन कौन सी है डोपामीन प्रिकर्सर्स में, लीविडोपा, ठीक है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा और बेंजाज़ाइरेट, फिर कैटेकोलमिथाइल इनहिबिटर में इंटैकोपिन और टलैकोपिन, मोनोमीन इनहिबिटर में सैलिग्लिन और एसिग्लिन, ये होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद डोपामीन एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोपिनारोल, प्रामेक्सपेक्सोल, ठीक है, और ग्लूटामेट के लिए अमेंटाडीन होगी। अब आगे सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या है, जो एसिटाइलकोलिन कंपेरेटिवली बढ़ गया, क्योंकि डोपामीन कम हो गया तो एसिटाइलकोलिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने एसिटाइलकोलिन को भी घटा दिया। एसिटाइलकोलिन को घटाने के लिए हमने एंटीकोलिनर्जिक्स दिए, और वो भी हमने सेंट्रली दिए कि बॉडी में मत कम हो, बॉडी में इफेक्ट ना आए। तो सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स हमारे कौन कौन से, ट्राईहेक्साफेनाडिल दिया एक हमने, ट्राईहेक्साफेनाडिल, पिपरिडीन, प्रोसाइक्लिडीन, ठीक है, ट्राईहेक्साफेनाडिल, प्रोसाइक्लिडीन और पिपरिडीन, ठीक है, ट्राईहेक्साफेनाडिल, प्रोसाइक्लिडीन और पिपरिडीन, ये हमने 3 दिए। और एंटीहिस्टामिनिक क्या है, ये भी एज ए एंटी मस्करेनी काम करते हैं। जब हमने एंटीहिस्टामिनिक पढ़ा था हमने बोला था, तो इसमें हमने क्या दिया, ऑरफेंड्रिन और प्रोमिथाजीन। तो ये है जो तुमने याद रखनी है। सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक्स में हमने ट्राईहेक्साफेनाडिल, प्रोसाइक्लिडीन और बिस्पेरिडीन दिया, और उधर हमने दिया ऑरफेंड्रिन और प्रोमिथाजीन, और हमने डोपामिनर्जिक भी कर लिए। अब आगे चलते हैं, अगले हमारे हैं एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एनेक्सिटी, ठीक है। इसमें इसके अलावा क्वेश्चन आता है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट पे अलग से नोट आ जाता है, तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं डाले, तो तुम देख सकते हो। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट कौन से होते हैं उस पर अलग से प्रॉपर, इस पे ये रहे, इस पे अलग से इम्पोर्टेंट, इस पे प्रॉपर नोट आ जाता है, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसर और एंटी एनेक्सिटी रहेगी, तो पहले ये देख लेते हैं, ये थोड़े से हैं, ठीक है। अब हमारे आगे एंटी एंग्जाइटी, तो इसमें बेंजोडाइजेपिन्स होगा। बेंजोडाइजेपिन्स अभी तक तुमने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो ये तुम्हें याद हो गए होंगे कौन कौन से बेंजोडाइजेपिन्स हमारे पास होते हैं, लियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, ठीक है, क्लोनाज़ेपाम, क्लोरोडायज़ेपोक्साइड और एल्प्रोजोलाम। तो ये हमारे बेंजोडाइजेपिन हो गए। फिर हमारे इसमें और क्या होते हैं, अब बंदे को एंग्जाइटी हुई है तो उसमें उसका क्या होता है कि हमने बेंजोडाइजेपिन दे दिए और उससे इफ़ेक्ट आ गया। फिर हमने क्या किया, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉक कर दिया। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर का क्या काम होता है कि बेसिकली हमारा स्टिमुलेशन ज़्यादा हुई होती है, तो हमने इसको भी ब्लॉक कर दिया। तो इसमें कौन सा है, मेन हमारा प्रोपेनोलॉल, ठीक है। तो ये चीज़ होगी प्रोपेनोलॉल। फिर हमारा आ गया स्टेडेटिव एंटीहिस्टामिन, तो उसमें क्या है, हाइड्रोक्सीजीन, ठीक है। और एजोपिरोन्स देते हैं, उसमें बुस्पिरोन, जेपिरोन और आइसोपिरोन देते हैं। तो ये एक बार देख लो। बेंजोडाइजेपिन्स तुम्हें पता होगा, डायज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, लोराज़ेपाम वगैरह। उसके अलावा एजोपिरोन्स में बुस्पिरोन, जेपिरोन, ये सारे हो गए। एंटीहिस्टामिनिक में हाइड्रोक्सीजीन और बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल, ठीक है।
तो ये हो गए। उसके बाद चलते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट में हुआ क्या होता है, जब बंदे को डिप्रेशन होता है तो उसका सीरोटोनिन का लेवल एक बहुत कम हो जाता है और दूसरा हमारा नॉन एड्रेनलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो हम जो तरीके करते हैं, हम इन दोनों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में डिटेल में। इतना तो हमने बोल दिया कि सीरोटोनिन कम है और नॉन एड्रेनलिन ज़्यादा है। तो सबसे हम देखते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। मतलब सीरोटोनिन रिलीज़ हुआ, स्पेसिफिकली सिर्फ सीरोटोनिन पे जाके काम करते हैं और उनको क्या है कि रीअपटेक नहीं होने देते, ऊपर वापस नहीं जाने देते प्री सिनेप्टिक में, ताकि वो सिनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा देर रहे और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड करके एक्शन लेके आए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, फ्लोक्सिटिन, फ्लुवोक्सीमीन, ठीक है। फ्लोक्सिटिन और फ्लुवोक्सीमीन, ये दोनों तुम्हें याद होनी चाहिए, फ्लोक्सिटिन, फ्लुवोक्सीमीन, ठीक है। और क्या है, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, ठीक है। और एक डेपोक्सिटीन और प्रोएक्सिटीन, ये याद रख लो। सबसे पहले इसमें बेसिकली देखो जीटीन वाली ज़्यादा है, तो जीटीन वाली हमारे पास कौन कौन सी है, फ्लॉक्सीसिटीन, ठीक है, पैरोक्सिटीन, डेपोक्सिटीन, ठीक है। ये तीन होगी जीटीन वाली, फ्लुओक्सिटीन, पैरोक्सिटीन, डेप्रोक्सिटीन, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास है फ्लुवोक्सिटीन, हमने कर ली। फ्लुवोक्सिटीन के बाद हमारे पास है फ्लुवोक्सीमीन, ठीक है, डेपोक्सिटीन, फिर सिटालोप्राम याद रख लो, और एसिटालोप्राम, ठीक है। ये हमारी होगी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ मोनोमीन ऑक्सीजनेज। अब सीरोटोनिन पहले कम है, ठीक है, और नॉन एड्रेनलिन भी कम है। अब इनको मोनोमीन इनहिबिटर ब्रेक कर रहा है तो ये और कम हो जाएगा। तो हम मोनोमीन ए और बी दो होते हैं, जो ए है उसको अब हम इनहिबिट करते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स है, मोक्लोबिमाइड और क्लोर्जिलाइन। इसको आप 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो आपको याद होगी, मोक्लोबिमाइड और क्लोर्जिलाइन, मोक्लोबिमाइड और क्लोर्जिलाइन, ये 2 ड्रग्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी थी, फ्लुवोक्सिटीन, फ्लुवोक्सीमीन, डेपोक्सिटीन, पैरोक्सिटीन और सिटालोप्राम और एसिटिलोप्राम, ठीक है। उसके बाद आगे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर तुम्हें नोट भी आ सकता है 5 नंबर का, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे पास दोनों के रीअपटेक के लिए, नॉन एड्रेनलिन और सीरोटोनिन के रीअपटेक के लिए इनहिबिटर्स हैं। तो ये हमारे इसे हम SNRIs भी बोलते हैं, जैसे ये लिखा है, सीरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों के रीअपटेक के लिए इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है, विनलाफैक्सीन, डिसविनलाफैक्सीन और डुलेक्सिटीन। याद रखना यहाँ पे डिपॉक्सिटीन है, डुलेक्सिटीन यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ सीरोटोनिन वाली नहीं है, वो सीरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों वाली है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आ गया जो हमारा नॉन एड्रेनलिन और सीरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं, वो कौन से हैं, एमिप्रामीन, एमिट्रिप्टालीन, ट्रिम्ब्राप्रामीन, क्लोमिप्रामीन। इसमें प्रामीन वाले ज़्यादा है, एमिप्रामीन, ट्रिमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये भी आ जाते हैं, एमिट्रिप्टालीन, डॉक्सीपीन और डोथिबीन। तो ये तुम्हें याद रखने हैं।
एमिप्रामीन, टॉक्सिपीन, लोथिपीन, क्लोमिप्रामीन, ट्रामापीन। ठीक है, अब नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिटर कर रहे हैं सेलेक्टिवली, तो उसमें क्या है, डेसिप्रामीन, नॉट्रिप्टेनिन और रिबॉक्सिटिन। तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जिस पे एज सच नोट आता है। इसमें क्या है, ट्राजाडोन, ब्यूप्रिप्रोन, ठीक है, अमोक्सिपिन, टायनापटीन, इमाइनिपटीन, मिट्राजिपिन, मिनासरीन। तो ये तुम याद रख सकते हो, इस पर अलग से नोट आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे आगे एंटीसाइकोटिक, जिसे हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं। इसमें हमारे पास है फिनोथायाजीन्स होते हैं, फिर हमारे पास थायोजैंथीन्स होते हैं, ब्यूट्रोफिनोन्स होते हैं, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एटिपिकल। यहाँ पे भी याद रखना, ये वाले कंपेरेटिवली एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी क्लाजिपिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर नोट आते हैं। ठीक है, अब एटिपिकल में क्लाजिपिन है, रिस्पेरिडोन, ओलानजिपिन, क्वार्टिपिन, एप्राप्राजोल, जिप्रासिडोन। बेसिकली जिप्रासिडोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्लानाजिपिन और दूसरा हमारे पास है जिप्रासिडोन। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्पेरिडोन, ओलानजिपिन, क्वार्टिपिन, एरिप्राजोलाम, एमोसल्फराइडोल, जोटिपिन। ये तुम याद कर सकते हो। उसके बाद फिनोथायोजोन में ये मत याद रखो बेशक, उसमें फर्दर कौन कौन सी है बस नाम याद रख लो। क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लोप्रोमाजीन, थायोड्राजीन, ट्राइफ्लोप्रोमाजीन, प्रोपेनाजीन। तो ये तुम याद रख सकते हो कौन कौन से फिनोथायाजीन्स हैं। ठीक है, उसके बाद ब्यूट्राफिनोन में हैलोपेरिडोल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तुमने याद रखनी है। ट्राइफ्लोपेरिडोल, इस पर बेसिकली इस क्लासिफिकेशन पे नोट नहीं आता, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पार्किंसंस वगैरह पे आता है। ठीक है, थायोजैंथीन में फ्लोपेथिजोल। उसके बाद अदर्स में ये देख लो। तो ये है जो तुम्हें पता होनी चाहिए क्लासिफिकेशन। अल्जाइमर्स की एक रहेगी और एक दो और रहेगी, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी एंटी एपिलेप्टिक, तुम्हें आनी चाहिए।